हेलो फ्रेंड, पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम चैप्टर 8 का मेन कंटेंट शुरू करने जा रहे हैं, रेस्ट। तो रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने से पहले हम थोड़ा सा एक रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करेंगे। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो रेफरेंस पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मेजर करते हैं। कि यदि हमारे पास ये रेफरेंस पॉइंट है और यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा इधर मूव करते हुए जा रहा है, तो जो भी हमारा डिस्टेंस मेजर होगा इस रेफरेंस पॉइंट से होगा। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जिस भी पॉइंट से हम अपना डिस्टेंस या कोई भी किसी भी अदर ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो मेजर करते हैं वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे और रेफरेंस पॉइंट हमेशा एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि यदि हम एक ट्री का बात कर ले, तो ट्री हम रेफरेंस पॉइंट हो सकता है कि किसी पेड़ के से आप कितने दूर गए, किसी पेड़ से कितने नज़दीक आए। जैसे स्कूल को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो स्कूल से हम आपके घर का डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? स्कूल हो गया। तो रेफरेंस पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मेजर करते हैं विद पासेस ऑफ टाइम और कंटिन्यूस इन टाइम। तो इस टर्म को हम रेफरेंस पॉइंट को हम यूज करेंगे रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने में। तो रेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। Rest. When any object does not change its position with respect to time or with passes of time and with respect to its surrounding, मतलब टाइम लैप्स हो रहा है लेकिन अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, टाइम भी पास कर रहा है, लेकिन वो अपना वहीं पे स्टेशनरी है। जैसे कि यदि कोई हम पेड़ की बात कर ले, तो कोई भी पेड़ कितना भी टाइम हो जाए तो वो वहीं पे खड़ा होता है और अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। किसी घर के बगल में पेड़ है तो ऐसा नहीं कि आज पेड़ घर के बगल में कर दूर हो जाएगा, वही पेड़ वहीं पे रहेगा, मतलब वो क्या है? रेस्ट में है। यदि किसी डस्टर को हम अपने टेबल पे रख सकते हैं क्लासरूम में, तो वो क्या है? वो आपका रेस्ट में है। तो रेस्ट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले वो दो चीज़ों का हम एनालिसिस करना होगा कि एक तो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना टाइम लैप्स हो रहा है लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ही पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। जो उसके सराउंडिंग में है उसके रिस्पेक्ट में भी उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो रेस्ट में होगा। मोशन को हम डिफाइन करें तो मोशन डिफाइन एज द व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम। मतलब रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी चेंज कर रहा है और टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसा कि अभी आपने आपको रेफरेंस पॉइंट के बारे में बताया कि इसके रिस्पेक्ट में कंटिन्यूस अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कभी अभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे हो जाएगा, कभी यहाँ पे हो जाएगा, तो ये अपना पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में हो जाएगा विथ पासेस ऑफ टाइम तो पास होना ही होना है। तो सराउंडिंग को कंपेयर करने के सराउंडिंग को मतलब कंसीडर करके हम किसी मोशन को डिफाइन करेंगे। यदि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो मोशन में नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में नहीं कहलाएगा। तो मोशन को भी डिफाइन करने के लिए हम दो चीज़ को ध्यान में रखेंगे। पासेस ऑफ टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एनी गिवन रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि आप घर से स्कूल के लिए चलते हैं, तो घर से स्कूल के लिए चलते हैं तो घर से जैसे ही निकलते हैं तो आपका जो डिस्टेंस होता है आपके घर से धीरे धीरे क्या होता है? इंक्रीज होते जाता है विद पासेस ऑफ टाइम, तो आपको मोशन में माना जाता है। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में क्लासरूम में आके बैठ जाते हैं तो आपके घर से आपका डिस्टेंस क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, वो चेंज नहीं होता विद पासेस ऑफ टाइम, तो उस समय आप रेस्ट में होते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट हम किसी चीज़ को मान सकते हैं। यदि क्लास में आप बैठे हैं तो आप क्लास के बोर्ड को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को आप रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म, मोशन इज रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म इसे क्यों कहते हैं? रिलेटिव टर्म इसे हम इसलिए कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ना ही हम फुल्ली रेस्ट में कह सकते हैं ना ही फुल्ली मोशन में कह सकते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट को हम दो अलग अलग तरीके से यदि हम उसको एनालिसिस करें तो वो दो अलग टर्म में आएगा, एक रेस्ट में भी आएगा, एक मोशन में आएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका आता है कि जब आप स्कूल बस में आते हैं, स्कूल आते हैं, तो स्कूल बस पे जैसे ही आप बैठते हैं तो किसी फ्रेंड के बगल में आप बैठेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में टाइम पास हो रहा है, बस मूव कर रहा है, लेकिन टाइम पास के रिस्पेक्ट में आप और आपके दोस्त के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड। तो आप अपने फ्रेंड के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। लेकिन यदि आपका जो घर है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था जर्नी, वहाँ के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या हो जाएंगे? मोशन में। आप अपने घर के लिए घर के रेफरेंस पॉइंट से आप मोशन में हो जाएंगे, या कह सकते हैं अपने मम्मी पापा के लिए आप मोशन में हो जाएंगे क्योंकि आप स्कूल जा रहे हैं, लेकिन आप अपने फ्रेंड के लिए रेस्ट में हैं। तो आप सिंगल पर्सन है लेकिन दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन में आप एक बार रेस्ट में आ रहे हैं, एक मोशन में आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोशन और रेस्ट क्या एक दूसरे का रिलेटिव टर्म है, हम रिलेट करके हम डिफाइन करते हैं कि आप रेस्ट में या मोशन में। जैसा कि हमने डेफिनेशन बताया कि हम जो रिलेट करेंगे वो आपको सराउंडिंग से करेंगे। यदि आपका सराउंडिंग से पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स आप उस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन में हैं।
यदि आपका उस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो स्पेसिफिक सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप मोशन में नहीं है। जैसे यदि हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे आप चल रहे होते हैं, अर्थ आपका खुद ही रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ मूव कर रहा है, मोशन में, सर्कुलर मोशन में है और आपका कर्विलिनियर मोशन में भी है। आपको फील होता है क्या? नहीं फील होता है, क्योंकि आप उसी रिफरेंस पॉइंट में हैं, आपको पता नहीं चलता है। तो रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए हमारा रेफरेंस पॉइंट एक इंपॉर्टेंट टर्म है, और कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या रिलेटिव टर्म है, क्योंकि स्कूल में आने वाला स्कूल बस का आप एग्जाम्पल लेके किसी को समझा सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आपका आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्टेंस? आपने मेजरमेंट पढ़ा होगा पिछले क्लास में, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस आपका होता है कि यदि आप घर से स्कूल जा रहे हैं, आपका कैरो पाथ है, आपका कहीं रोड मुड़ रहा है या जैसा भी कुछ पाथ है, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर करते हैं, जैसे कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जाना है, तो ए से बी बीच में आपका रास्ता इस तरीके से है, तो इस तरीके से तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो आप एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट जाने में आप जो एक्चुअल डिस्टेंस मेजर करेंगे, मतलब कवर करेंगे, वो आपका डिस्टेंस होगा। यहाँ शॉर्टेस्ट की बात नहीं करेंगे कि यहाँ से यहाँ मेजर कर देंगे, तो ये नहीं, हमारा जो एक्चुअल पाथ, जिस पाथ को आप ट्रैवल करके आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचे, वो आपका डिस्टेंस होगा। इसका SI यूनिट आपका मीटर होता है, लेकिन लार्जर क्वांटिटी कहीं लिखते हैं तो किलोमीटर लिखते हैं, लेकिन SI हमारा मीटर ही होगा। अपने कन्वीनियंस के लिए हम किलोमीटर और जो डिफरेंट क्वांटिटी होता है उसको लिखते हैं, लेकिन SI की जब भी बात आएगा तो SI क्वांटिटी आपका डिस्टेंस का मीटर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट भी सेम है आपका, जैसे कि पॉइंट ए से आपको बी तक पहुंचना है, ए से बी तक पहुंचना है, तो आपने एक्चुअल पाथ तो ये ट्रैवल किया, लेकिन एक्चुअल पाथ इसमें हम कंसीडर नहीं करते। पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए हमें एक्चुअल पाथ का कोई मतलब नहीं, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ए और बी मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, और जो स्ट्रेट लाइन का जो हमारा लेंथ होगा या मेजरमेंट होगा वो हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसलिए डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो बताएंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग बॉडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जिसे हम इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं, टू द विथ स्पेस इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसमें एक डायरेक्शन भी होगा, कि जो डायरेक्शन आपका होगा, यहाँ देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ए से सी तक हमें जाना है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, लेकिन हमारा जो रोड बना हुआ है ये रोड है, दिस इज नॉट ए रोड, ये हम शॉर्टेज। तो जब भी आपको जाना होगा तो साइकिल स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे, पहले बी तक पहुँचेंगे, फिर आप टर्न करेंगे, फिर जाके आप सी तक पहुँचेंगे। तो जो आपने एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया, ए से लेके बी तक एंड बी से लेके सी तक, दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू AB प्लस AC विच इज इक्वल टू 7 मीटर। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट में हम एक्चुअल पाथ आप किसी भी रास्ते को फॉलो करके जाएंगे तो वो आपका डिस्टेंस, किसी भी रास्ते को फॉलो करके जाएंगे वो तो डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वहाँ हम किसी रास्ते को नहीं कंसीडर करेंगे, हम सीधे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को माइंड में रखेंगे और इसको एक स्ट्रेट लाइन से कंबाइन ज्वाइन कर देंगे, और ये जो लेंथ हमारा AC आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा AC इक्वल टू 5 मीटर, पाइथागोरस फार्मूला लगा के हम इसको थ्योरम लगा के हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या बेसिक डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस में हम एक्चुअल पाथ को कवर करते हैं, जिस पाथ से आप जा रहे हैं, जैसे स्कूल से आप घर से स्कूल आते हैं तो जिस भी रास्ते से आप आते हैं तो पूरा का पूरा आपका जो रास्ता कवर होता है वो आपका डिस्टेंस होता है। लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक सीधे एक स्ट्रेट लाइन, आप अपने घर से लेकर स्कूल तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और जो उसका मतलब मेजरमेंट आएगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका भी यूनिट सेम होता है डिस्टेंस की तरह, मीटर, बट इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट फ्रॉम, यहाँ पे यदि इस फिगर को हम एग्जांपल लें तो फ्रॉम A टू C। तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। अब बात करें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जीरो कौन हो सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि डिस्टेंस जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। मूविंग बॉडी के लिए, स्टेशनरी के लिए तो खैर दोनों जीरो होगा, लेकिन मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो इसको एक हम एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं कि यदि हम ए से लेके B से C तक गए और C तक जाने के बाद फिर यहाँ हम D तक गए और फिर वापस A तक आ गए, तो यदि ये 4 मीटर इसका साइड होगा तो हमारा A से A तक जर्नी करने में जो भी हमारा टाइम लगा, टाइम को भी हम इग्नोर करते हैं,
ए से लेके हम ए बी सी डी से वापस ए तक आ गए, तो पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस हमने एक्चुअल पाथ कितना कवर किया? 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर एंड 4 मीटर, डैट इज 16 मीटर। तो डिस्टेंस इस केस में हमारा हो गया 16 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ पॉइंट हमारा क्या है? ए है। इनिशियल भी हमने ए से स्टार्ट किया और फाइनली हम पहुंच भी कहाँ गए? ए के पास। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों हमारा ए है। तो हमारा ए पे जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको हम यदि शॉर्टेस्ट पॉइंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कंसिडरेशन करके हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, और जो टोटल पाथ हमने ट्रैवल किया है चाहे जिस भी मोड से ट्रैवल किया हो वो हमारा आएगा, या जिस पाथ टोटल पाथ जो हम कवर करेंगे वो हमारा डिस्टेंस होगा। देखिए एक सर्किल लेते हैं, सर्किल जिसका कि रेडियस r है। अब हमको ए से बी तक जाना है, तो हम क्या करेंगे? बीच में एक रेडियस दिखाया गया, कोई पाथ नहीं, पाथ हमारा इधर इस सर्कमफेरेंस मतलब इस कॉर्ड से होगा या इधर से होगा। तो अब देखिए अब इस आर्क से मूव करते हैं ए से लेके बी तक, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई आर। यदि हम इधर से मूव करके आएंगे ए से बी तक तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम एक्चुअल पाथ को तो हम कंसीडर करते नहीं हैं, हम शॉर्टर डिस्टेंस की बात करते हैं। और ए और बी जो पॉइंट है डायगोनली अपोजिट होगा, तो सीधे हम क्या कर देंगे? इसको डायमीटर से ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी। लेकिन ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा, हम किसी भी पाथ को फॉलो करके आएंगे तो वो हमारा कितना होगा? पाई आर। तो इन सब दोनों एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं कि जब हमें डिस्टेंस मेजर करना होगा तो हम क्या करेंगे? एक्चुअल पाथ, जिस पाथ को फॉलो करके जाएंगे, जो आपका अवेलेबल पाथ है, या जितना आप डिस्टेंस एक्चुअली कवर करेंगे। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्चुअल डिस्टेंस नहीं होगा, वो आपका मेजरमेंट होगा स्टार्टिंग टू फाइनल, मतलब जो इनिशियल पॉइंट होगा और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मेजरमेंट होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। कुछ डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो कि मेजर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है टर्म या यूनिट टेस्ट में। तो देखिए कुछ मेजर डिफरेंस है, इसको आप याद रखिएगा, अच्छे से समझा देते हैं। देखिए डिस्टेंस, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल करेगा वो डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? जैसा कि अभी डेफिनेशन में देखा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो पहला जो डिफरेंस हो गया वो आपका डेफिनेशन हो गया। अब देखिए डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं था, किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकता था। जैसे कि देखिए यहाँ हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक बार ये डायरेक्शन हो गया, एक बार ये डायरेक्शन हो गया। इसमें यदि हम बात कर लेते हैं इस वाले में, तो एक बार ये डायरेक्शन हो गया, एक बार ये डायरेक्शन हो गया, तो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में देखिए क्या है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो ये हमारा सेकंड डिफरेंस हो जाएगा। द डायरेक्शन नीड नॉट टू बी स्पेसिफाइड। इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है। द डायरेक्शन हैज़ टू बी स्पेसिफाइड विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन। जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट होगा या रेफरेंस लाइन होगा उसके रिस्पेक्ट में आप डायरेक्शन स्पेसिफाइड करेंगे। अब यदि हम बात करें डिस्टेंस कवर इन डिफरेंट डायरेक्शन कैन बी एडेड बाय सिंपल अर्थमेटिक। जैसे कि हमने यहाँ से जब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना था तो हम क्या किए? सिंपल अर्थमेटिक रूल लगाए, ए बी प्लस ए सी, और हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन द डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन कैन नॉट बी एडेड सिंपल अर्थमेटिक से इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लगाया था? पाइथागोरस लगाया था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये स्पेशल मेथड है। तो स्पेशल मेथड मतलब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिंपल अलजेब्रा से नहीं होगा। जैसे कि ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, डेट इज ए सी इक्वल टू 5 हमारा आ गया था। इसमें भी यदि हम बात करें तो इसमें क्या था? हमने सिंपल अलजेब्रा लगा के हमने क्या किया? 4 + 4 + 4 + 4 16 मीटर ले आए। लेकिन जब हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हुआ तो लॉजिक लगाना पड़ा कि इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए स्पेशली आपको लॉजिक लगाना होगा और फॉर्मूला लगाना होगा, तब आप फाइंड आउट करेंगे। सिंपल अलजेब्रा से उसको ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें भी क्या था कि हमने सिंपल फॉर्म या आपका पाई आर था तो यहाँ तो निकाल लिया, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट मतलब लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एक स्पेसिफिक फार्मूला या लॉजिक से आपको फाइंड आउट करना होगा। तो कह सकते हैं थर्ड डिफरेंस आपका आ जाएगा। डिस्टेंस को हम सिंपल जो आपका एडिशन है वो ऐड करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल अर्थमेटिक से प्लस माइनस करके। लेकिन इसको प्लस माइनस करके नहीं, इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला या लॉजिक आपको लगाना होगा, तब ये फाइंड आउट होगा। फोर्थ डिफरेंस है ये कि द डिस्टेंस कवर बाय मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी 0। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस कवर होगा वो 0 कभी नहीं हो सकता है। जैसा कि अभी हमने एक स्क्वायर वाले एग्जांपल में देखा कि डिस्टेंस कवर करके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो वो भी डिस्टेंस 0 नहीं होगा। लेकिन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी 0।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट मूविंग ऑब्जेक्ट का 0 हो सकता है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि यदि आपके पास एक टॉय ट्रेन है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है। दिस इज द स्टेशन ए, दिस इज स्टेशन बी, दिस इज स्टेशन सी एंड दिस इज स्टेशन डी ऑफ ए टॉय ट्रैक। अब आपका ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से लेके बी गया, बी से सी, सी से डी, डी से वापस ए आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन एक ही जगह आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। 1 साइकिल के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन यदि इसका रेडियस हम यदि r मानते हैं तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 1 साइकिल में डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा? 2πr। और 1 साइकिल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा? 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? दोनों एक ही जगह पे है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच कोई डिफरेंस नहीं बनेगा। यदि हम 1 साइकिल की बात ना करते हैं, 1/4 साइकिल की बात करते हैं, तो 1/4 साइकिल में डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? 2πr/4 दैट इज πr/2। लेकिन इस केस में यदि हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा तो 1/4 साइकिल हमारा क्या होगा? a to b। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एक लाइन मिलाएंगे, तो ये भी r हमारा हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे? सिंपल अलजेब्रा नहीं, स्पेसिफिक रूल से फाइंड आउट करेंगे। इसको o मान लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी का था हमारा डायरेक्शन होगा, ए से बी तक के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा OA² प्लस OB² डिट इज R² प्लस R²। ए बी स्क्वायर इक्वल टू था, तो ए बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा √2r। मतलब कि जब भी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा, स्पेसिफिक रूल लगाना होगा। यहाँ हम बात कर रहे थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो डिस्टेंस यहाँ देखिए, जितना भी आपका डिस्टेंस कवर करते चला जाएगा, मतलब वो पाथ कवर करेगा, वो डिस्टेंस आपका ऐड होते जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब जब ये फुल साइकिल कंप्लीट करेगा, जैसे फुल साइकिल कंप्लीट करेगा, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। हाँ, अदर देन फुल साइकिल इसका डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो रहेगा। जैसे 1/4 साइकिल के लिए नॉन जीरो आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट, 1/2 साइकिल के लिए नॉन जीरो आ जाएगा, लेकिन जो भी फुल साइकिल रहेगा उसके लिए इसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। तो ये आपका, इसको स्टडी कीजिएगा। जो आपको PDF मिला उसका नोट्स बनाइएगा, या तो वीडियो में जो भी आपको नोट्स दिख रहा है उसका नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अगले में हम कुछ क्वेश्चन भी देंगे आपको बनाने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो उसके बाद आगे का जो टॉपिक होगा उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, और जो भी डाउट हो आप क्वेश्चन लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं।